बात करेंगे अपन कि आपको स्कोर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आपको डीएलएड में अगर सिलेक्शन लेना है, आपको अगर डीएलएड के लिए सिलेक्शन लेना है तो किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, इसके ऊपर अपन को थोड़ा सा फोकस करना है और थोड़ा सा छोटे छोटे प्लान बना के अपन को आगे की ओर बढ़ना है। देखो एक साथ बड़ा लक्ष्य लोगे ना तो आपको सक्सेस अचीव नहीं होगी। आपको सबसे पहले आपके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कहाँ से कितने सवाल आते हैं और आपको डीएलएड में सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए कम से कम। देखो सीधी सी बात है, अपन को डाइट में सिलेक्शन लेना है तो 430 नंबर चाहिए और किसी प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो कितने नंबर चाहिए, 400 नंबर चाहिए। अब 400 नंबर की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं कि 400 नंबर कहां से गैदर करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं किया जा सकता है 50 स्कोर किया जा सकता है। कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग के अलावा जिसमें 50 में से 50 स्कोर किया जा सकता है। केवल रीजनिंग एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कितने में से कितने स्कोर कर सकते हैं, 50 में से 50। वेरी गुड। शिक्षण अभिरुचि 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का। कितने का होता है, 3। अब मुझे बताओ शिक्षण अभिरुचि में आप कितना स्कोर कर सकते हो। हर बच्चा शिक्षण अभिरुचि में 110 से 120 के बीच में स्कोर करता है। कितना करता है, 110 से 120। चलो ठीक है, मैं सबके हिसाब से मानता हूं रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है। 50 इंटू 3 कितना होता है बताओ मुझे, 150। 150 में से आप यहां पे 135 में से कितना स्कोर कर सकते हो, 140 स्कोर कर सकते हो। किसी और सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। अपन को सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने, ठीक है, टॉपर बनना है 500 प्लस लाने। हाँ, अपन को सिलेक्शन लेना है कितने लाने, 400। देखो यहां पे कितने नंबर आ गए, 135 से 140। मैं टॉपिक वाइज चर्चा करूंगा, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं कोई टीचर नहीं बता पाएगा। मैंने कम से कम यहां पे शाहपुरा में 4 से 5 साल रीजनिंग पढ़ाई है, जयपुर में पढ़ाया हूं, अजमेर में पढ़ाया हूं। अभी किसी कारणवश मेरी खुद की प्रिपरेशन चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 1 साल से मैं खुद अभी खुद की प्रिपरेशन कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूंगा कहां से कितना स्कोर है। आपको कुछ नहीं करना, उसको फॉलो अप करना है। आपको डेली रीजनिंग के कितने सवाल सोल्व करने हैं, 50 से 60। कितने सवाल करने हैं, 50 से 60 सवाल काफी है। रीजनिंग में आपको एक रामनिवास माथुरिया की किताब आती है। किसकी किताब आती है, उस किताब के डेली 50 से 60 सवाल करने और उस किताब से बाहर कहीं भी कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। रीजनिंग में कितने नंबर लाने। अब सर ये भी बता दो कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। अरे हाँ या ना, बता दूं, बता दूं क्या, चलो ठीक है बता देता हूं मैं, आप बोल रहे होते था। देखो सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वर्गीकरण। हाँ, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वर्गीकरण। एक तरह से सीधा सा सिंपल बताऊं, अन्य को छाटिए। क्या छाटिए, अन्य को छाटिए। 4 शब्द दे दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको अलग छाटना है। वो टॉपिक से कम कितने सवाल आते हैं, 3 से 4 सवाल आते हैं। एक इसी के साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ रहता है। डोंट वरी, मैं आपको 20 तारीख बाद, मेरे 20 के बाद क्या है, 20 को पेपर है, तो 20 तारीख के बाद मैं आपके साथ हमेशा उपस्थित रहूंगा। यहाँ पे आपको एक एक गाइडेंस दूंगा मैं, आपको किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, और मेरे खुद के पेपर आपको मैं दूंगा क्वेश्चन बना के, ठीक है। टेंशन फ्री रहें। रीजनिंग में आप लोगों को कम से कम नंबर लाने अपन को 135 से 140। उसकी रणनीति मैं बना के दूंगा। देखो गेट की ओर नजर नहीं होनी चाहिए, कैरियर आपको बनाना है तो आपकी नजर क्या होनी चाहिए, बोर्ड पे। तेरा ध्यान किधर है, तेरा सिलेबस इधर है, ठीक है। अरे मैं थोड़ा फिल्मी डायलॉग भी मार देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा सिलेबस इधर है। अब देखें आपको 3 से 4 सवाल कहां से आएंगे, वर्गीकरण से। एक सादृश्यता टॉपिक पढ़ा होगा आपने। कौन सा टॉपिक पढ़ा होगा, सादृश्यता टॉपिक पढ़ा होगा। वहां से भी कितने सवाल आएंगे, 3 से 4 सवाल आएंगे। देखें आपको कुछ फोकस नहीं करना, एक तो आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। वेन डायग्राम के कितने सवाल आते हैं, 4 अंकों वाला, संख्याओं वाला वेन डायग्राम। एक होता है नॉर्मल वेन डायग्राम, एक होता है संख्याओं वाला। आपको संख्याओं वाला वेन डायग्राम भी आना चाहिए, ठीक है। वहां से कितने सवाल आते हैं, 4। और आपको एक पाई चार्ट सोल्व करना आना चाहिए। देखो रीजनिंग में
बीएसटीसी में सब क्या पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता बेसिक गणित भी आती है। 50 में से कितने सवाल आते हैं, 5 से 6 सवाल किसके आएंगे, बेसिक गणित के। तो आपको डीआई, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक है, डीआई, यानी उसमें पाई चार्ट सोल्व करना, सारणी को सोल्व करना, ये भी आना चाहिए, क्योंकि एक पाई चार्ट कितने सवाल लाता है, 5 सवाल लाता है। 5 सवाल का मतलब कितने नंबर, 15 नंबर होता है। तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थोड़े थोड़े आप मुझे एक चीज बताइए, रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, कोई है बता सकता है रीजनिंग कितने प्रकार की होती है? रीजनिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक हो गए सभी? अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे चक्कर वक्कर की दिक्कत तो नहीं है? अरे हो तो बता देना, बिठा दूंगा मैं आराम से, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो कैरियर बनाने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपके विद्यार्थी के जीवन में सब बोलते हैं कठिन परिश्रम ही सफलता की क्या है, कुंजी है। मैंने इसमें कुछ और ऐड किया है। कठिन परिश्रम के साथ क्या होना चाहिए, अनुशासन। विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, अनुशासन का। तो आप विद्यार्थी हैं, कठिन परिश्रम के साथ आप में क्या होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। चलो अपन एक आप लोगों से एक सवाल पूछ लूं, हाँ, रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी? वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या होती है, वर्बल, नॉन वर्बल। अब मार साहब था तो अंग्रेजी में पढ़ा रिया है, हाँ या ना? चलो मैं हिंदी में बता देता हूं। वर्बल का मतलब होता है ऐसी रीजनिंग जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ऐसी रीजनिंग जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, शब्दों का। वो कौन सी रीजनिंग होती है? और ऐसी रीजनिंग जिसमें चित्रों का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो रीजनिंग कितने प्रकार की है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। और एक आजकल एनालिटिक रीजनिंग भी आती है, कथन निष्कर्ष वाली। किसमें आती है, कथन निष्कर्ष। आपके कम से कम कितने सवाल आएंगे, 4 सवाल एनालिटिक रीजनिंग के आएंगे, कथन और निष्कर्ष के। किसके आएंगे, कथन और निष्कर्ष के, ठीक है। तो रीजनिंग आपको अच्छे से पढ़नी है और डेली कितने सवाल सोल्व करने हैं, 50 से 60 सवाल। आपका अगर सिलेक्शन कराना है किसमें, बीएसटीसी में या डीएलएड में? डीएलएड में। तो कितनी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, 2। कौन कौन सी, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो मार साहब पढ़ारिया बने हैं, जो मार साहब पढ़ारिया, उन्हें अपन गरजार एक बार देख लो, सही है? जो टीचर आपको क्लासरूम में नोट्स दे रहा है और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको आप एक बार घर पे जाके क्या कर लो, पढ़ लो। और एक साथ में कौन से, पुराने पेपर। आप बाजार जाओगे, आप कोई सी गाइड लाते हो, कुछ भी लाते हो, बाजार में पुराने पेपर की एक किताब आती है, उस पुराने पेपर की एक किताब आपको लेनी है। पुराने पेपर में कौन कौन से सवाल आए हैं उसको एक बार आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। शिक्षण अभिरुचि में क्या करना है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ना है, और एक क्या करना है, पुराने पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। पुराने पेपर आपको बाजार में मिल जाएंगे। अगर नहीं होगा तो अगर मैं 20 तारीख बाद फ्री होता हूं तो मैं आपको पुराने पेपर भी सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है, पुराने पेपर और जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ना है। देखो यहां कितना स्कोर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 120 से कितना स्कोर कर सकते हैं, यहां कितना कर सकते हैं, सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए, चलो ठीक है। यहां 135 ला रहे हो, यहां 125 ला रहे हो, कितने नंबर हो गए बताओ मुझे, कितने हो गए, 135 और 25 कितने हो गए, 260। सिलेक्शन कितने, 60। अरे 7 नहीं, कितना है, 60, 60, ठीक है। 50 में 10 ज्यादा, कितना, 50 में 10 ज्यादा। अब देखो 260, सिलेक्शन के लिए कितने नंबर डाले, अगर अपन में 300 में से कितने नंबर लिया है अभी, 260। तो मुझे बताओ दूसरे 300 में से कितने लाने हैं, 140। तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा। हाँ तो चलो ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, चलो ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, सोच लो, फिर मत बोलना मार साहब तो गणा खराब है, पहली क्लास में सवाल पूछ लियो है, पूछ लूं, चलो ठीक है, एक सवाल पूछता हूं। एक रीजनिंग का एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि देखो मैं मास्टर रीजनिंग का हूं, किसका हूं, पढ़ा सब दूंगा वो बात अलग है, पर मास्टर किसका हूं, रीजनिंग का और गणित का। चलो देखो एक सवाल पूछ रहा हूं, है ना,
देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, बस एक ही चीज नहीं है, क्या नहीं है? हैंड राइटिंग नहीं है। क्या नहीं है? हैंड राइटिंग नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत, तालियां नहीं बजानी, बस तालियां नहीं बजानी, क्लास में बैठे रहना, हंसना है बस, है ना, ठीक है, बस अपने दांतों को दिखाना है, बस सर स्माइल आ गई चेहरे में। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, एक ही चीज नहीं है, क्या नहीं है? हैंड राइटिंग नहीं है। देखो निम्न में से आपके ये जो 2 सवाल करा रहा हूं ना, ये बीएसटीसी में आए हुए हैं, 2019 के पेपर, 2020 के पेपर। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रीजनिंग में सवाल अच्छे आते हैं, हार्ड लेवल के आते हैं, आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। देखें, निम्न में से भिन्न को छाटिए, भिन्न को छाटिए। देखो हिंदी की गलती निकल जाए तो हिंदी के मास्टर की चेक करना, मेरी चेक मत करना। देखो निम्न में से भिन्न को छाटिए। ए ऑप्शन दिया मैंने पार्षद, बी ऑप्शन दिया मैंने राज्यपाल, सी ऑप्शन मैंने दिया प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन मैंने दिया विधायक। बताओ सबसे अलग क्या है? गलत जवाब। सबसे अलग यहां क्या होगा? राज्यपाल, क्योंकि बाकी सबका क्या होता है? निर्वाचन। पार्षद को जनता चुनती है, पार्षद क्या होता है? निर्वाचित होता है। मनोनीत अलग होता है, लेकिन पार्षद क्या होता है? निर्वाचित होता है। ठीक है, कि कौन चुनती है? जनता चुनती है। ठीक है, पार्षद निर्वाचन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक आनुपातिक वाला है। अप्रत्यक्ष नहीं होता, गणित में मेथड होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यहाँ अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं चलता, यहाँ क्या चलता है? प्रत्यक्ष चलता है और आनुपातिक मत प्रणाली चलती है। देखो पार्षद का क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, प्रधानमंत्री का भी क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या जरूरी होना चाहिए? आपको एमपी होना जरूरी है, चाहे लोकसभा का हो चाहे किसका हो, राज्यसभा का हो। राज्यसभा में भी क्या होता है? निर्वाचन होता है। लोकसभा में भी क्या होता है? निर्वाचन होता है। ठीक है, विधायक भी क्या होता है? निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता है। जनता चुनती है नहीं चुनती? अरे अभी दिसंबर में तो चुना। हाँ, अभी तो 12वीं पास हुए हो, 18 साल के अभी नहीं हुए, हमने तो विधायक चुन लिया। वोट दिया क्या? अरे जब तो आप सीनियर सिटीजन है ग्रुप के, हैं? चलो ठीक है, इधर देखिए, विधायक चुनना है, हाँ, ये क्या है? निर्वाचित है। प्रधानमंत्री भी क्या है? निर्वाचित है। पार्षद भी क्या है? निर्वाचित। लेकिन अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया? राज्यपाल। अरे हाँ या ना? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? रोज क्लास ले लूं? हमारे एग्जाम खुलने की 20 तारीख। चलो इधर देखो, चलो एक और सवाल पूछता हूं। ये आपके 2020 में आया हुआ सवाल है ना। ए ऑप्शन हरियाणा, क्या आएगा? देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब चीज देख लेना, बस हैंड राइटिंग मत देखना, मैं बोल रहा हूं वो सुनो बस, है ना, लिखने की भी जरूरत नहीं। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन आपके केरल और डी ऑप्शन आपके कर्नाटका। बताओ सबसे अलग क्या है? आपके 2019 में एसटीसी में सवाल आया हुआ है। चलो बताओ क्या आएगा? हरियाणा। क्यों? देखो एक चीज बताऊं, 2 सीमा होती है, एक तो स्थानीय सीमा और एक जलीय सीमा, तटीय सीमा होती है ना। अब भारत का नक्शा देखा आपने? नक्शा बनाना मेरे को नहीं आता, देखो मैं सीधा सा बनाता हूं, यही है भारत का। हाँ, नीचे नीचे का सही बन जाता, ऊपर का सही नहीं बनता। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, देखो मुझे, हरियाणा क्या है? लैंडलॉक है। क्या है? हरियाणा लैंडलॉक है। तो हरियाणा तो क्या होगा? बीच में होगा। हाँ, एचआर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? हरियाणा को एचआर। मुझे बताओ महाराष्ट्र क्या है? तटीय ब्रदर, हाँ तटीय, समुद्र के साथ सीमा बनाता है। केरल क्या बनाता है? हाँ, मुझे बताओ कर्नाटक क्या बनाता है? तटीय सीमा बनाता है। तो मुझे बताइए तीनों क्या है? तटीय सीमा वाले, जबकि हरियाणा क्या है? लैंडलॉक वाला है। तो लैंडलॉक वाले का मतलब क्या हो गया? सबसे अलग है। मुझे बताओ सबसे अलग कौन सा हो गया? हरियाणा। अरे समझ में आया नहीं आया? इस तरह के सवाल किस में आते हैं मुझे बताओ? किस में आते हैं? रीजनिंग में आते हैं। किस में आते हैं? रीजनिंग में। देखो 1 साल बाद क्लास ले रहा हूँ, है ना, ठीक है, अब पहली बार डिजिटल पे ले रहा हूँ। हाँ, पहले जयपुर पे लेता था, 1 साल बाद वापस डिजिटल पे आ रहा हूँ। अब देखो थोड़ा सा दिक्कत तो आता है ना, अभी वायर मेरे पाँव में उलझ गया है, फिर भी मैंने क्लास नहीं रोकी। इसका मतलब आपको पता चलता है कि आप लक्ष्य के प्रति कितने केंद्रित हैं। तो आप भी, अभी मैं लक्ष्य के प्रति केंद्रित था, वायर वाली पाँव में आया, हाँ, पर मैंने पढ़ाना छोड़ा क्या?
आपके भी कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन आपको पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। लाइफ में ध्यान रखना, चाहे भलिया 50 के हो जाओ, चलिए पोते पोती हो जाए, चाहे पर पोते पोती हो जाए, चाहे पढ़ पोते हो जाए, मुझे एक चीज ध्यान रखना, पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर पढ़ना छोड़ लिया तो अनपढ़ और आप में इतना फर्क होगा, आपको एक लिखा हुआ चीज पढ़ने में आता है, उसको नहीं आता। तो पढ़ना और सीखना कभी नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। समझ आ गया? अरे आया ना? चलो ठीक है, आ गया समझ में? इस तरह के सवाल आएंगे, कर लोगे क्या? अरे आया ना? रीजनिंग में कितने नंबर लाने? अब चलो ठीक है, सब बोले सर रीजनिंग तो पढ़ लेंगे, है शिक्षण अभिरुचि भी पढ़ लेंगे, दिक्कत 2 सब्जेक्ट में आती है, जीके में और अंग्रेजी में, है ना। इंग्लिश में डब्बा गोल है, अरे है ना। देखो अपन आते हैं ग्रामीण परिवेश से, किससे आते हैं? कोई शहरी परिवेश से है क्या? अरे अभी छापरा क्या बन गया? जिला बन गया। तो छापरा का कोई होगा तो शहरी परिवेश से होगा, ग्रामीण परिवेश से होगा? शहरी परिवेश से होगा। तो मुझे बताओ, वैसे इंग्लिश में क्या होता है? सबका डब्बा गोल होता है। इंग्लिश में ऐसा लगता है कान खई बढ़ा दियो यार मार साहब, मैडम फटाबा हो तो ही ऊपर पंखो चाल रहे हो या नहीं चाल रहे हो, है? इंग्लिश कौन पढ़ाता अभी कोई नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, जो भी पढ़ाएगा पंखा ही देखोगे आप, है ना। पंखा नहीं देखना, अपन को कंसेप्ट क्लियर करना है ना। देखो जो चीज नहीं आती है उसको सीखने में मजा आना चाहिए, जो चीज नहीं आती उसको सीखने में मजा आना चाहिए। आपको मैं बताता हूं जीके में कहां से नंबर गेन कर सकते हैं और इंग्लिश में कहां से नंबर गेन कर सकते हैं। चलो ठीक है, याद है। अब मैं बताता हूं जीके के बारे में। जीके के कितने पार्ट्स हैं? एक तो क्या आएगा? इतिहास। एक तो क्या आएगा? इतिहास। एक क्या आएगा? कला संस्कृति। बातें नहीं होनी चाहिए, देखो बाकी सब बर्दाश्त होता, बातें बर्दाश्त नहीं होती। मैंने एक ही चीज बोली है, विद्यार्थी के जीवन में कठिन परिश्रम के साथ क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। देखें, कठिन परिश्रम तो एक वर्कर भी करता है, आप भी कर दो, बस साथ में जीवन में क्या चाहिए? अनुशासन। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी सक्सेस पानी है तो साथ में क्या होना पड़ेगा? अपने को अनुशासित भी होना पड़ेगा। चलो देखें, इतिहास है, कला संस्कृति है, और एक क्या है? भूगोल है, और एक पॉलिटिकल साइंस, है ना। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, और साथ में आपको करंट अफेयर। क्या साथ में? करंट अफेयर। ये 4 भागों में बांट के अपन पढ़ते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, सीधी सी बात बताता हूँ, सबकी विद्यार्थियों की गलती क्या है? अब अपन को पढ़ने में आता मजा इतिहास, राणा सांगा, राणा प्रताप, है खून खोल जाता है, इन्होंने इतना काम किया तो मैं भी लड़ूंगा, पड़ोसी से जाके लड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं नहीं लड़ लेते हैं। वहां से सवाल कितना आता है? 1 या 2, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। फोकस कहां करना है मैं बताता हूं। देखो इतिहास में एकीकरण, हाँ एकीकरण, एकीकरण से कितने सवाल आते हैं? 2, और उसके नोट्स कितने पेज के हैं? 1 पेज के। कितने पेज के हैं? ABCD बाबू जाडू की को प्रसाटो। अरे हाँ या ना? याद है? अरे सर ने बताया होगा ना। इतिहास के सर आपके साथ मौजूद है, सर खुद 2nd ग्रेड में 2 बार DV करा के आए, तो इतिहास की टेंशन नहीं लेनी, सर जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ना है, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना। क्या पढ़ना है? एकीकरण पढ़ना है। एकीकरण से कितने सवाल आएंगे? अब देखो साथ में क्या पढ़ना है? कितने सवाल आएंगे? और है कितने पेज का? 2-3 पेज का। अरे हाँ है ना, कंसेप्ट याद हो जाते हैं। कितना याद रखना है? एक तो है अहुआ पाली वाला और एक कोटा वाला। सवाल कहां से बनते हैं? ये 2 हैं, अहुआ पाली वाला और एक कोटा वाला। अरे हाँ है ना, यहां से 2 पढ़ेंगे, 2 सवाल बनेंगे। मैं कह रहा हूं कोटा वाले से सवाल बनेगा इस बार, या कहां से बनेगा? अहुआ पाली से बनेगा। लिख के ले लो भली बात है, फिर नहीं आया तो बोलोगे सर कहाँ गए हैं। चलो ठीक है, 1857 की क्रांति हो गई। हाँ देखो, हमेशा पढ़ रहे हो ना, चेहरा हमेशा हंसमुख रहना चाहिए। रोते हुए पढ़ोगे या उदास होते हुए पढ़ोगे, मार तो घर वाला मैंने भेज दियो है, जबरदस्ती भेज दियो, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। एक कहावत है, अंधा कमा लेगा। क्या? अंधा कमा लेगा। कमाने का मतलब समझते हो? मैं बायगा सिंधी हूँ, हमारे सिंधी में कहावत है, अंधा कमा लेगा, लूला कमा लेगा, है सब जने कमा लेंगे, लेकिन जो दिल से काम नहीं करता वो कभी नहीं कमा पाएगा। यानी आप कोई सा, इस कहानी, इसका मतलब है अगर आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो अपने पूरे दिल से, मन से, पूरे प्रयास के साथ करें। आपको अगर DLED की तैयारी करनी है, आप अपना पूरा जोग दें। DLED में क्या लाना है? नंबर लाना। ठीक है, अब मुझे बताओ, 18 एकीकरण हो गया, 1857 की क्रांति होगी। एक आंदोलन, आंदोलन कौन कौन से?
हाँ, किसान आंदोलन 2 सवाल आएंगे, प्रजामंडल आंदोलन कितने सवाल आएंगे, 2 सवाल आएंगे, जनजातीय आंदोलन कितने सवाल आएंगे, 1। इस 3 टॉपिक से मैं आपको लिख के दे रहा हूं कितने, 60 से 8 सवाल आएंगे। कितने 7 सवाल आएंगे, 50 में से अगर 8 सवाल मुझे बताओ इन तीनों टॉपिक से आ रहे हैं तो इतने बड़े राजवंश पढ़ने की क्या जरूरत है। इतने बड़े राजवंश पढ़ के कितने सवाल आएंगे, 1 या, और उनको पढ़ने में पूरे 3 से 4 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन में अगर 2 सवाल आ रहे हैं और 1 दिन में 2 घंटा पढ़ने के बाद कितने सवाल आ रहे हैं, 7 से 8। तो 7 से 8 ज्यादा सवाल है या 1 से 2? फिर बोलेंगे मार साहब हमारी तो गणित खराब है, 1 से 2 भी तो हो सकते हैं। हाँ, इतनी गणित तो किसी की खराब नहीं है। हाँ, कहां से स्कोर करना है, इन 3 टॉपिक से स्कोर करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, थोड़ा बहुत आपको प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास में जाना है, एक सभ्यता का टॉपिक पढ़ना है, जो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है वहां से कितना सवाल आता है, 3 सभ्यताएं पढ़नी में, कालीबंगा, हाँ, आहड़ और गणेश्वर। इन 3 के बाद कई सवाल नहीं आएगा आपके एसटीसी में। कितनी, 3 सभ्यताएं पढ़नी है, कई बार सवाल नहीं आना। ये इतिहास का टॉपिक हो गया। अरे हाँ है ना। अब मन में तो ये चल होगा सर ने तो मैं इतना बताया ही नहीं, ये सर आगे बता रहे हैं। सर ने मुझे पहले ही बोल के रखा था सर आप जब भी फ्री हो, मैं अभी बाहर था, प्रिपरेशन चल रही थी, आज कल रात को ही मैं शापरा आया हूँ। सर का कल आते ही पहले मेरे पास कॉल आया, सर क्लास लेनी है, एक बार बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर लो, मेरे 20 को पेपर है। फिर भी मैं सर की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि सर का, प्रहलाद जी सर का, प्रकाश जी सर का, हमने कंटिन्यूसली 4 से 5 साल शापरा में पढ़ाया है, इतने बच्चों का सिलेक्शन कराया है। कम से कम अभी हर गांव में जाए ना 3rd ग्रेड मास्टर हमसे पढ़ा हुआ है। अभी जो न्यूली लगे 2021 और 2022 में, सबको पता है धीरज जी सर, प्रकाश जी सर और प्रहलाद जी सर, तीनों की टिकड़ी होती थी किसी टाइम पे। ठीक है, अभी मैं वापस कम बैक कर रहा हूँ, कम बैक आएगा मेरा, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो कला संस्कृति क्या पढ़नी है, देखो कला संस्कृति, देखो आपको थोड़ा सा गाइड हो जाएगा, फिर आपको आपकी प्लानिंग करनी है ना। कला संस्कृति में आपको देखो लोक देवता, लोक देवियों से कितने सवाल आते हैं, 1 सवाल आता है, ज्यादा लोड नहीं लेना। लोक देवता, लोक देवियों में ज्यादा लोड नहीं लेना। आजकल सवाल आते हैं लोक संत से। किससे सवाल आते हैं, लोक संत से। तो लोक संत को अच्छे से पढ़ना है, वहां पे कितने सवाल आएंगे, 2 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे, 2। कोई सा भी पेपर उठा के देख दो, आजकल लोक देवता, लोक देवियां नहीं आती, क्या आते हैं, लोक संत आते हैं। हमेशा किसी भी पेपर की तैयारी करो तो पुराने पेपर पढ़ के करो, आपको पता होगा कहां से कितना सवाल आ रहा है। कई जनों को ऐसा लग रहा है सर तो ये तो मान नहीं पता है, अरे हाँ है ना, मन में आ रहा है क्या किसी के, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आप विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इधर देखें, कला संस्कृति में मैंने बता दिया किस पे फोकस करना है, लोक संत पे। एक लोक नृत्य और लोक गीत पे पढ़ना है। क्या, लोक नृत्य और लोक गीत। चलो ठीक है, मुझे बताओ हम सीडो क्या है? भील जनजाति का क्या है, पुरुष और महिला मिलके क्या करती है, गीत गाती है, वो क्या कहलाता है, हम सीडो कहलाता है। ठीक है, सीठड़े क्या है, सीठड़े, ये भी गीत है। हाँ ठीक है, लोकगीत है। चलो ठीक है, जलो जलाल गीत क्या है, आज क्या बताओ, आका तीज है। हाँ, आज उससे रिलेटेड जलो, हाँ ये जलो जलाल क्या है, वर पक्ष, वधु पक्ष की डेरे, वधु पक्ष की महिलाएं जब वर पक्ष का डेरा देखने जाती है, जब गीत गाती है, कौन सा कहती है, जलो जलाल गीत। कौन सा गीत होता है, आज कौन सा है, आका तीज है। अरे हाँ है ना, आज ब्याह तो घना हुई है, जिम को आयो है ना आयो, मारता था ताकि क्लास जल्दी खत्म करो, मैं तो जिम बा जाऊँ वहाँ है। अरे है या नहीं है, अरे किसी के जिम ना है क्या, नहीं है, इसका मतलब आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको कार्ड नहीं आया। ठीक है, चलो इधर देखो, अरे हंसी मजाक की बात हो गई, अरे थोड़ा पढ़ते पढ़ते ध्यान करो, एंजॉय करो, पढ़ने में मजा आएगा। अब इधर देखें, कला संस्कृति के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ कहाँ फोकस करना। लोकगीत पढ़ लिया, लोक संत पढ़ लिया, एक जनजातियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। जनजातियों से भी क्या आते हैं, थोड़े बहुत सवाल आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, जनजातियों के साथ आपको पढ़नी है जनसंख्या। क्या पढ़नी है, जनसंख्या। जनसंख्या पढ़ के जाना। एसटीसी में एक ही ऐसा टॉपिक है जीके का जिससे कितने सवाल आते हैं, 3 से 4 सवाल। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिसने भी पेपर दिया है अब एक बार उससे उठा के पूछ लेना कितने सवाल आएंगे जनसंख्या के, 3 से 4। क्योंकि यहाँ फैक्ट्स याद करने, क्या याद करने, फैक्ट्स याद नहीं होते। चलो ठीक है, एक सवाल पूछूं, अरे हाँ है ना, अरे एनर्जी डाउन हो गई क्या, सर को फिर बोल के रखता हूँ ग्लूकोज की बोतलें लाके रख दे, हैं एनर्जी डाउन हो रही है। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन कौन से जिलों की है, बताओ, याद करने की ट्रिक बताऊं। हाँ, लड़कों के लिए काफी अच्छी है।
आजकल देखो दो चीजें, ये क्या है लाला, ये क्या है लाला, है ना, और ये क्या है, अभी तो बना ही नहीं लाली, मैंने कैसे बता दिया आपने लाली, इधर देखो ये क्या है लाली है, ये क्या है लाली। लाला लाली को क्या बोलेगा, हाँ क्या बोलेगा, क्या बोलेगा बताओ, लाली बोलेगा। लाली तो फिर नाराज हो जाएगी, हाँ देखो कंप्यूटर मास्टर ये क्लिप डिलीट कर देना, ठीक है। इधर देखो क्या बोलेगा जानू, क्या बोलेगा जानू, क्या, अरे याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखो देखो इधर देखो, लाला लाली तो पहचान लोगे, हाँ पहचान लोगे ना। देखो लाला है और ये लाली है, जिसके चोटी है वो क्या है लाली, और जिसके बाल नहीं है वो क्या है लाला। आजकल लालों के सबके क्या उड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, लालों के सबके क्या उड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं। तो देखो ये लाला ये लाली, लाला लाली को क्या बोलेगा, लाला लाली को क्या बोलेगा जानू, है ना। चलो ठीक है, अब लाली फिर भी नाराज हो जाती है, लाली फिर भी नाराज हो जाती है, लाली बोलती है जानू जी बोलो, क्या बोलो जानू जी। चलो ठीक है, वो लाली बोलती है पीछे जी नहीं लगाना, आगे क्या लगाना है जी लगाना है, तो क्या रखना है जय जानू, क्या याद रखना है जय जानू। जे का मतलब जयपुर, क्या जयपुर। दूसरे जे का मतलब क्या है जोधपुर। तीसरे का मतलब क्या है गलत, अलवर, क्या है। देखो याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ है, अभी फैक्ट्रियां कहाँ है अलवर में, तो अलवर में रोजगार ज्यादा है तो जनसंख्या भी क्या होगी ज्यादा, तो इसका मतलब इस ए का मतलब क्या है अलवर, एन का मतलब नागौर, यू का मतलब। सारे कोचिंग में केवल 2 नाम याद कराए जाते हैं, कितने नाम याद कराए जाते हैं 2 नाम। 2019 के कांस्टेबल के पेपर में 5 नाम कंटिन्यूसली पूछ लिए, कितने नाम याद पूछ लिए 5, तो इसका मतलब आपको कितने कितने नाम याद रखने, 4 और 5। तो कैसे याद रखोगे जे जानू, क्या याद रखोगे जे जानू। अरे हाँ या ना, याद हो जाएगा, क्या बात है याद हो जाएगा है। चलो ठीक है, मैं देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ट्रिक से पढ़ाता हूँ, कॉपी में लिखवाता ही नहीं, मैं कॉपी में लिखवाता ही नहीं। भले 1 घंटा पढ़वा लो, आपको 1 घंटे की क्लास का आउटपुट ऐसा होगा, क्लास के बाहर जाके अगर किसी से डिस्कस करोगे जे जानू ही याद आएगा, है जे जानू ही याद आएगा, दूसरी चीज याद आएगी नहीं। चलो ठीक है, सबसे कम वाले जिले कौन से मुझे बताओ, चलो याद करने की ट्रिक बता दूं। चलो ठीक है, जैसे ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, जैसे प्रताप ने सिरोही बूंदी पर क्या किया, राज किया। अरे हाँ है ना, हाँ राज किया। अब याद रखना ट्रिक, याद रखो, देखो वहां पे एग्जाम हॉल में सब मिक्सअप हो जाता है, थोड़ा सा याद रखना। जैसे प्रताप ने कहा राज किया, सिरोही को। देखो सिरोही पे तो वैसे थोड़ा बहुत राज था ही, बूंदी पे भी याद होगा, है नकली किले के लिए असली लड़ाई, अरे हाँ है ना, हाँ मेवाड़ वालों ने लड़ी थी, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो वहां पे भी किया होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत अपन को राज संबंध तो पता ही है, मेवाड़ का है, ठीक है। जैसे का मतलब क्या हो गया, प्रताप का मतलब कहाँ गया वो, गया बैग जाने का कहाँ है, नहीं है। चलो ठीक है, इधर देखो, जैसे प्रताप ने, याद तो है ना, देखो कितने अच्छे बच्चों, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मम्मी ने बॉर्नवीटा बहुत ज्यादा पिलाया आपको, या बादाम खिलाया, बादाम खाते हो, बॉर्नवीटा पीते हो, दूध पीते हो, चलो ठीक है वेरी गुड। इधर देखो, जैसे प्रताप ने सिरोही बूंदी पे क्या किया, जैसे का मतलब क्या हो गया, प्रताप का मतलब, ठीक है। जैसे प्रताप ने, सिरोही का मतलब सिरोही, बूंदी का मतलब, और राज का मतलब राज। अरे आया नहीं आया, हाँ चलो ठीक है वेरी गुड। अब देखो एक और ट्रिक, आपको जनसंख्या वृद्धि दर याद है, हाँ पढ़ा है जनसंख्या का टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर मुझे बताओ, याद रखनी है, राजस्थान की 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। देखो कैसे याद करनी है, देखो राजस्थान की 21 में 3 ज्यादा, देखो याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, राजस्थान की 21 में 3 ज्यादा, कितनी थी 21.3%, और भारत की कितनी थी 18 में 3 कम, भारत की कितनी थी 18 में 3 कम। अब मुझे बताओ 18 में 3 कम कितना हो गया 17.7, भारत की कितनी होगी, राजस्थान की कितनी होगी, मार साहब आकर तो है ना केवल कीमू काम है राजस्थान में, पर गलत फहमी निकाल देना, आपकी जनसंख्या लिखी हुई है तो भारत से भी सवाल पूछ सकता है।
अभी जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में बकायदा पूछा गया है सबसे नकारात्मक वृद्धि 2011 1 से लेके 21 के बीच में किस राज्य में हुई थी? नागालैंड में हुई थी। बकायदा जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में पूछा हुआ है। तो ये आजकल एग्जामिनर भारत से रिलेटेड करके भी क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है। ठीक है, एक बार तो ये पूछ लिया, राजस्थान जो है, आपने राजस्थान पढ़ा है, राजस्थान भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी मैदानी का क्या है? भाग है। अरे हाँ है ना, उसने भारत से पूछ लिया राजस्थान का क्या है। हाँ, किस किस प्रायद्वीप, अपन पढ़ते भारत के, राजस्थान के, अगर अपन भौतिक प्रदेश पढ़ते, उसने भारत के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड करके पूछ लिया। तो आपको भारत से भी रिलेटेड करके क्या पढ़ना है? पढ़ाई करनी है। ये होती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, अब मुझे बताओ, याद करने की ट्रिक सबसे ज्यादा किसकी और सबसे कम किसकी? अरे मैं मेरी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ये मिनिमम है ना, याद रखो, बाजे जो, क्या? बाजे जो। अरे हाँ है ना, बा जे जो। बा का मतलब क्या है? जे का मतलब? जो का मतलब? देखो, जनसंख्या वृद्धि वही होगी जहां क्या होगी? गर्मी होगी। सीधी सी बात है, जहां गर्मी होगी वहां क्या होगी? जनसंख्या ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? पश्चिमी राजस्थान में पड़ेगी। तो क्या होगी? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। बाड़मेर की वृद्धि दर थी 32.5, जैसलमेर की कितनी थी? 31.8, राजस्थान की कितनी थी? 27, इसकी जोधपुर की कितनी थी? 27.8। आप पूछोगे सर ये लिख क्यों रहो? एक पेपर में ऐसा पूछ लिया, ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 30 से ज्यादा थी? किससे? 30 से ज्यादा। अब देखो एग्जामिनर कितना उलझा रहा है, जनसंख्या के टॉपिक में हर पेपर से सवाल आता है 2 से 3, आपके 3 से कितने सवाल आ सकते हैं? 4। तो अच्छे से पढ़ के जानिए जनसंख्या, भली विश्वास नहीं हो, जिस आपके अगर सहपाठी ने, आपके भाई या बहन ने पिछली बार एसटीसी का पेपर दिया, उससे पूछ लेना जनसंख्या के कितने सवाल आते हैं? 3 से 4। तो बताओ 30 से ज्यादा कितने? 2। तो उसका आंसर कितना था? 2। इस तरीके से पढ़नी है। अरे हाँ या ना? कर लोगे क्या? हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ मिनिमम क्या है? मिनिमम बताओ क्या है? गंजूपाल। क्या? गंजूपाल। कैसे याद रखना है? गंजूपाल। ग का मतलब? जू का मतलब? पाल का मतलब? पाल। अरे हाँ है ना, याद हो जाएगा क्या? इस तरीके से जनसंख्या पढ़नी है। जनसंख्या का टॉपिक 20 तारीख बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी उंगलियों पे याद करा के जाऊंगा। पूरी किस पे याद कराऊंगा? कहीं से भी सवाल पूछ ले, गलत होने की संभावना नहीं है। ये किसकी गारंटी है? मेरा नाम क्या है? नीरज जी सर, है ना? नाम याद हो गया क्या? हाँ, बढ़िया बात है। इसका मतलब आपकी मेमोरी काफी अच्छी है और आप मुझे अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है, अब आ गया भूगोल में। आपको ध्यान रखना, भूगोल में थोड़ा सा नए जीके को इग्नोर करना। आपको इस तरीके से पढ़ना है जहाँ पे जिले नहीं है। जैसे सीता माता अभ्यारण्य पढ़ा आपने, है ना? हाँ, उड़ती गिलहरिया कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में। अब एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, जीके जिले से रिलेटेड नहीं पूछेगा। अब ज्योग्राफी पढ़ो तो जिले को इग्नोर करके पढ़ना। आपको किससे फोकस करना है? जो फोकस ऑन करना है, किस पे करना है? आपको सीधा सीधा जिले से रिलेटेड नहीं है। आप अगर कोई अभ्यारण्य पढ़ रहे हो तो उस अभ्यारण्य की विशेषता के बारे में पढ़ना है। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में। कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में। वेरी गुड। किसने बताया? किसने बताया? शर्माओ मत। वेरी गुड। चलो, आपका नाम क्या है? वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना, उसके जिले के ऊपर नहीं पढ़ना। समझ में आ गया क्या? देखो, नया मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नया जीके 1 से 1.5 साल तक जिलों का नहीं पूछेगा। वो केवल उसकी विशेषताएं पूछेगा। ज्योग्राफी में ज्यादा पढ़ना नहीं है, केवल उसकी क्या पढ़नी है? विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, आ गया समझ में? और आपको एक पढ़ना करंट अफेयर और आपको पढ़ना पॉलिटिकल। थोड़ा सा पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं पढ़ना, बेसिक जो प्रकाश जी सर पढ़ा है वो पढ़ लेना। और कौन कौन सा विधायक है, कौन कौन सा मंत्री है, आपको ये पढ़ना। कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है, वो एक चार्ट आपको पेज पकड़ा दिया जाएगा। कौन किस पोस्ट पे है वो आपको पकड़ा दिया जाएगा। आप उस पेज को, एक पेज को पढ़ लेना, उसी से सवाल आएगा। ये आपके जीके का पार्ट हो गया। जीके में कोई कितना भी अच्छा हो, 35 से कितने सवाल सही होते हैं? 40। कितने सवाल सही होते हैं? देखो, एग्जाम हॉल में सब चीजें याद आई ये जरूरी नहीं होता। कितने सवाल आएंगे? 35 से 40 सवाल आएंगे। समझ में आ गया क्या? अब आती है हिंदी और संस्कृत। हिंदी में आपको कुछ नहीं करना। प्रहलाद जी सर के जो नोट्स हैं, किसके सर के? प्रहलाद जी सर के नोट्स हैं, वो आपको नोट्स देखने हैं। और एक 9 से 12 कौन सी किताब? हिंदी की व्याकरण की किताब आती है आरबीएसई बोर्ड की, है ना? हाँ है ना? वो किताब देखनी है और उसके बाहर कहीं नहीं जाना। एक तो किसके नोट्स देखने? प्रहलाद जी सर। हंसा के पढ़ाते हैं वो हिंदी, है ना? वो मेरे से भी ज्यादा कॉमेडी करते हैं। ठीक है, उनकी क्लास में कोई बोर नहीं हो सकता। हिंदी वैसे सबको लगता है हिंदी
पढ़ लेंगे, बट हिंदी को थोड़े से अच्छे से पढ़ना है। हिंदी में भी जैसे संधि एक बड़ा टॉपिक है, संधि से ज़्यादा आप समास पे फोकस करो, संज्ञा पे करो, विशेषण पे करो। देखो जिस पे आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हिंदी में 30 सवाल आएंगे या संस्कृत पे 30 सवाल आएंगे, वहां आप कर सकते हो 25 से 26 सवाल। कितने सवाल कर सकते हो? 25 से 26। और इंग्लिश में आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया जाए फोकस कर लेना, इंग्लिश को ज़्यादा लोड नहीं लेना अपन को। इंग्लिश अपन कैसे भी करेंगे, पढ़ाएंगे, उन चीज़ों को क्लासरूम में पढ़ाया उसको पढ़ लेना, वहाँ 10 से 12 सवाल आप कर सकते हो। क्योंकि देखें आप सब ग्रामीण परिवेश से हैं, इंग्लिश केवल आपने पास होने के लिए पढ़ी होगी। हाँ, इंग्लिश का ज़्यादा लोड नहीं लेना, जितना ज़्यादा लोड लोगे उतने बाल उड़ते जाएंगे, ठीक है। छोरों को तो लेना ही नहीं है ना। छोरे की, लड़कों का श्रृंगार का साधन क्या होता है? बाल। ये लड़के कुछ करें नहीं करे दिन में 10 बार, हाँ करते हैं नहीं करते? हाँ, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। बीएसटीसी में सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, सर की है, ठीक है। आप ज़्यादा लोड मत लो, बस जो मैंने फॉलो बताया है उसको आप फॉलो करते चलो। समझ में आ गया क्या? किस किस पे फोकस करना है? रीजनिंग पे, शिक्षण अभिरुचि में, ठीक है। जीके में किस पे फोकस करना है आपको? जीके मॉडर्न राजस्थान का फोकस करना है, और कला संस्कृति में थोड़ा बेसिक फंडामेंटल याद रखना है, और ज्योग्राफी में उसकी विशेषताएं याद रखनी। क्या याद रखनी है? विशेषताएं याद रखनी है, ज्यादा नहीं जाना। और पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? नियुक्तियां याद रखनी है। क्या याद रखनी है? नियुक्तियां। मुझे बताओ वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। आ गया समझ में? हाँ, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। कितने सवाल आएंगे? 2 से 3 सवाल। तो आपको एक पेज दे दिया जाएगा, उस पर सारी चीजें फॉर्म फिलअप कराई जाएगी, वो आप याद कर लेना। आ गया समझ में? इंग्लिश का भी बता दिया, चलो ठीक है। मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई सवाल पूछना है क्या? देखो मन में सवाल है पूछ लेना। एक चीज ध्यान रखना, सर को भी चाहे बुरा लगे, अगर कोई टीचर पढ़ा के जा रहा है, मैं पढ़ा के जा रहा हूं, सर पढ़ा के जा रहा है, कोई से भी सर पढ़ा के जा रहा है, अगले दिन जब क्लास में आए ना, सर को बोलना सर पहले वाला क्लास का रिवीजन कराओ, 5 मिनट कराते ना, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब आप सही ट्रैक पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमेशा कोई भी टीचर, अगर कोई भी टीचर आ रहा है, प्रहलाद जी सर आ रहे हैं, रीजनिंग वाले सर आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, सर को बोलो सर 10 मिनट हमें पहले वाली क्लास एक बार रिवीजन क्या कर दो, रिवीजन करा दो। अगर रिवीजन करा दी जाएगी, आप एक बार पहले पढ़ रहे, घर पे जाके पढ़ रहे, सर रिवीजन करा रहे हैं, आप रिवीजन में पार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब आपने एक टॉपिक को कितनी बार पढ़ा है? 3 से 4 बार। तो 3 से 4 बार अगर दिमाग में कोई चीज आ गई ना, वो निकलेगी ही नहीं। अपना दिमाग भी है ना एक मेमोरी कार्ड है। मुझे बताओ कभी इतिहास के पेपर में, आप जैसे अभी 12वीं पास आए होंगे कोई आर्ट्स फील्ड से, मुझे बताओ हिंदी के पेपर में अंग्रेजी की बातें याद आती है क्या? नहीं। जैसे अपने मोबाइल में फोल्डर होता है नहीं होता, ये दीदी की शादी की फोटो, ये भाई की शादी की फोटो, होता है नहीं होता? अपने दिमाग में भी फोल्डर बने हुए। हाँ, तो इसी तरह जितनी चीजें रिकॉल करोगे, कभी कभी ऐसा होगा पेपर से बाहर आता है, अरे वो तो मैंने सवाल आता हूँ, अरे हाँ है ना, होता है नहीं होता? क्यों नहीं होता है? जब आप चीजें रिकॉल नहीं करते हो। अगर चीजें रिकॉल करने लग गए आप, तो आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक याद आने लगेगी। सिस्टमेटिक का मतलब समझ गए? क्रमबद्ध। किससे? क्रमबद्ध याद आने लगेगी। आ गया क्या? किसी को कोई पूछना है क्या? अरे डाउट है क्या? शर्मा शर्मी नहीं करनी। एक चीज ध्यान रख लेना, जो करी शर्म उका फूटिया। तो पढ़ते समय किसी को शर्म नहीं। अगर 2 + 2 4 नहीं आ रहा तो भी टीचर से पूछना है, क्योंकि आप टीचर को क्या दे रहे हो पढ़ने के लिए? पैसे दे रहे हो। पैसे दे रहे हो तो पैसे भी वसूल करने हैं। टीचर कुछ डाउट हो रहा है, यहां नहीं पूछ सकते, शर्म आ रही है, ऑफिस है, ऑफिस में पूछ लो। कुछ भी शर्म नहीं करनी। देखो आपका गार्जियन है, टीचर आपको कभी मना नहीं करेगा। मैं जब पढ़ाता था ना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप अकेला का पर्सनल कोचिंग का तो था, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे सवाल भेजते थे, अभी भी भेजते हैं, पर मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मैंने भले 1 साल में रेस्ट पे था, मैं खुद की तैयारी कर रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर की, बट मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट को मना नहीं किया, क्योंकि वो मेरे से कहीं ना कहीं से पढ़े हुए और उनको बताने की जिम्मेदारी मेरी है। कर्तव्य था या नहीं था? था। तो आप पूछोगे तो टीचर बताएगा या नहीं बताएगा? केवल एक शर्म के मारे सर 100 जनों के बीच में पूछे हम, तो अच्छा है क्या? जब आप 100 जनों के सामने नहीं बोल सकते, तो आप मुझे बताओ जब आप टीचर बन जाओगे तो क्या आप बच्चों की क्लास में 500 की क्लास होगी, 200 की क्लास होगी, वहां बोल पाओगे क्या? तो आपको अच्छा एक टीचर बनना है तो आपको एक अच्छा वक्ता भी बनना पड़ेगा। आपको अपनी बात रखने का तरीका आना चाहिए। तो आपको जो कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, टीचर से आके बेझिझक होके पूछिए। टीचर का काम है आपका डाउट का सॉल्व करना। अगर वो डाउट अभी रह गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा आपके। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, किसी में भी कुछ भी डाउट आ रहा है, टीचर से आके पूछना है। सब सोच रहे सर पसीना आ रहा है, हाँ? आ रहा है नहीं आ रहा?
आपके वहाँ पे तो पंखा है, मेरे यहाँ पे तो पंखा भी नहीं है, ऊपर से लाइट जल रही है, सोच लो मेरे को कितना पसीना आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो थोड़ी सी एक चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। चलो एक चीज़ पूछा दो, मुझे बताओ इस कोचिंग में आने के कितने तरीके? यहाँ कोचिंग में बस स्टैंड आ गए, अरे हाँ है ना। कोचिंग पे आने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। अरे एक तो रोड आके 2 मिनट रुको, अरे देखो कोचिंग पे आने के कितने तरीके? 2 तरीके है ना। देखो कोचिंग पे आने के 2 तरीके, ये तो क्या है? बस स्टैंड है। हाँ, बस स्टैंड से सीधे सीधे आके कोर्ट के सामने मुड़ जाओ, ये कोचिंग है अपनी। अरे हाँ है ना। चलो एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, खास करके लड़कों के लिए, खास करके लड़कों के लिए इस चीज का ध्यान रखना। एक बस स्टैंड से आए, सीधे सीधे आए, यहाँ से आदर्श नगर का रास्ता मुड़ा, यहाँ से आ गए। अरे हाँ है ना, 2 तरीके। अब देखो लड़कों के क्या होती है, दोस्ती बहुत होती है इस एज में, 18 के बाद दोस्ती बहुत होती है। अब बस स्टैंड पे आया है ना, बस स्टैंड पे आया, लड़का बस से उतरा, एक लड़का आया दूसरा गांव का, थोड़ा पैसा वाला था, उसको गाड़ी ले आया। अरे आजा आजा, आप पिताजी आज गाड़ी दी, आप घूमना चला। अरे होता है नहीं होता? लड़कों क्या था, होता है। आपका लक्ष्य क्या था? कोचिंग में आना। लक्ष्य क्या था? कोचिंग में आना। आपको उसने बिठाया बस स्टैंड से, वो बोले घूम के आते हैं, वो कलिंजरी गेट पे ले गया, लो चलो कचौरी खा के आते हैं। हाँ, कचौरी खिलाई, वहीं उसके पिताजी का क्या आ गया, फोन आ गया, भैया कटे मैंने तो गाड़ी दे जा। अरे हाँ है ना, आता है नहीं आता? अरे लड़कों के पिताजी का फोन आ जाए ना, सब एक तरफ होता है, पिताजी का फोन एक तरफ होता है। तो पिताजी का फोन आता है, भाई लड़का कहाँ है, गाड़ी दे के जा। तो मुझे बताओ वो कहाँ जाएगा, उस दोस्त को छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा? वो समझना, वो पहले कोचिंग से कितना दूर था, थोड़ा था, अब वो कहाँ हो गया, बहुत ज्यादा दूर हो गया। तो जो आपके लक्ष्य में जो रास्ता है ना, अगर उस पर कोई दोस्त जा रहा हो तो उसके साथ ही जाना है, अन्यथा नहीं जाना है। समझ गए क्या? अन्यथा किसी और ट्रैक पे चले गए तो आप आपके लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे और आप आपके लक्ष्य से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, शेक्सपियर साहब ने कहा है, ए ऑब्जेक्ट विदाउट ए प्लान इट्स जस्ट ए विश। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में कर दूं? हाँ देखो कितने अच्छे बच्चे, हाँ कर दो। हाँ चलो इधर देखो, ए ऑब्जेक्ट विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश, यानी आपने लक्ष्य बनाया है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। कहां आना है, क्या बनना है, क्या पार करनी है, किस एग्जाम को पार करना है? बीएसटीसी तो कोई नहीं बोलेगा, डीएलए। किसकी बात करनी है? डीएलए। लक्ष्य बना दिया आपने तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लान की। प्लान बनाओ डेली, रोज सुबह उठने से पहले, रात को सोते समय। आज रात को जाना, आज रात को सोते समय ये लिखना, सुबह आपकी कोचिंग है 9 से 8 से 11, 9 से 12, जो भी आपकी कोचिंग का टाइम है वो लिखने के बाद आप घर पे जाके कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, कितनी देर पढ़ोगे, आपके पास लक्ष्य होगा तो आप आपका प्लान बना पाओगे और आप आपका क्या पा पाओगे, ऑब्जेक्ट पा पाओगे। अगर बिना प्लान के आप ऑब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो आपका आज पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कैसे होता है। आज रात को जाओ, घर पे जाना है, ठीक है, आपका शेड्यूल बनाना है। जैसे आप 9 से 12 कोचिंग है, 9 से 12 कोचिंग है, 1-2 बजे तक घर पहुंच जाते हो। घर पहुंचने के बाद जो आप 2 घंटे रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, 2 घंटे आप हिंदी पढ़ना चाहते हो, जो शेड्यूल है वो आप बनाओ, आप उसको क्या करो, फॉलो अप करो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। एक साथ बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करके प्राप्त करोगे तो आपके लक्ष्य की जरूर प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया है, ए ऑब्जेक्ट विदाउट ए प्लान इट्स जस्ट ए विश, यानी आपने प्लान बनाया है तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लान की भी जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ या ना? आज से करोगे या नहीं करोगे? अब अणु तो शान करा मार साहब, मैं घर जाते पहले जो किताब हाथ में आ जावे उन्हें ही पढ़ना। अरे करते हो नहीं करते? इसका मतलब आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। तो आप आज से ये करो, रोज के छोटे छोटे लक्ष्य बनाना है, कल मुझे क्या पढ़ना है। जब सामने लक्ष्य होगा तो आप सुबह उठने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। अरे हाँ है ना? देखो मेरे साथ पहले क्या होता था, मैं सही घटना बता रहा हूँ, है ना। मैं था आलसी, अभी भी आलसी हूँ। आप ये मत सोचो मैं अभी आलसी, मैं भी आलसी हूँ। कोई लक्ष्य नहीं होता था, मैं सुबह 10 बजे उठता था। कितनी बजे उठता था? 10 बजे। कोचिंग वालों को पता चल गया, पहले है ना, मैं यहीं पढ़ाते थे, प्रहलाद जी प्रकाश जी में था, है ना। फिर मेरे को उन्होंने 7 बजे क्लास रख देते थे, मेरी कितनी बजे क्लास रख देते थे? फिर भी क्लास लेने आता था, क्योंकि मेरे पास क्या दे दिया गया,
लक्ष्य दे दिया गया और मैंने फिर क्या बनाया, तो मैं आया नहीं आया 7 बजे आया, तो आपके पास लक्ष्य होगा तो उसके प्राप्ति करने की क्या होगी, इच्छा होगी। पहले मैं कितनी बजे उठता था, अब कितनी बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे उठूंगा, जब भी तो 7 बजे क्लास में, 7 बजे उठो, मुंह तो दौड़ते थोड़ी आ जाऊँ, नहा धो रही आऊँ क्लास लेवा। तो इधर देखो, आया समझ में। तो लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या बनानी है, रणनीति बनानी। क्या बनाती है, रणनीति। देखियो कि आप देखो सांगा प्रताप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर रणनीति आनी चाहिए, है ना। क्या आनी चाहिए, रणनीति। कूटनीति नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, रणनीति। आ गया क्या समझ में। चलो ठीक है, थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको। 2 मिनट। चलो एक चीज एक और बता देता हूँ। चलो बताओ क्या लिखा हुआ है। ऐसे पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। अब बताता हूँ पढ़ते किधर। सक्सेस इज ऑल डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर। देखो इंग्लिश वाली में, देखो इंग्लिश ज्यादातर कौन पढ़ाती है, मैडम में पढ़ाती है। अरे हाँ है ना, बोलती किसी सक्सेस इज ऑल डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर। अरे हाँ है ना, ऐसे पढ़ा दे तो ठीक है। देखो हंसने की बात नहीं, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट के लिए बोला था। सक्सेस इज ऑल डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर। मुझे बताओ सक्सेस इज ऑल डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर। मुझे बताओ सक्सेस की स्पेलिंग में, सक्सेस की स्पेलिंग में सेकंड लेटर क्या है, क्या है, यू। यू का मतलब क्या, आप, तुम नहीं आप। यू का मतलब क्या, आप। चाप आए कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोचिंग चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप जब तक खुद से दृढ़ निश्चित नहीं होंगे आप आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, सक्सेस किसके हाथ में, हम केवल आपको क्या कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। हम आपको क्या दिखा सकते हैं, केवल रास्ता। रास्ते पे चलने का काम किसका है, आपका। तो फिर आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, थैंक यू।